हेलो टू एवरीवन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में नया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा। तो आपका ओपनिंग डेट जो है 9 मार्च से आपका फॉर्म भर सकते हैं। आप 9 मार्च से अपना फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कल से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो 8 अप्रैल 2024 है। अगर आप अपना फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को। उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक होगा, मतलब 9 दिन आपको दिया जाएगा अपना फॉर्म को मॉडिफिकेशन करने के लिए, आपका फॉर्म को सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, जो अपना अकाउंट बनाइएगा आरआरबी पे, वो आप उसमें जो भी आपको भरा जाएगा, आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा। और आप जो भी आप आरआरबी चूज करिएगा, जैसे आप आरआरबी पटना चूज किए हैं, तो ये आपको मॉडिफाई नहीं होगा। बाकी सारा चीज़ आपका मॉडिफाई कर सकते हैं, सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं जिसमें आपका गलती हो। तो दोस्तों आप अकाउंट जब बनाइएगा और आप आरआरबी जब चूज करिएगा तो इसको बहुत ही केयरफुली चूज करिएगा, क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं होगा। दोस्तों इसमें पहला पोस्ट जो निकाला गया है, इसमें 2 तरह की पोस्ट है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल है, ये लेवल 5 का पोस्ट है। दोस्तों इससे पहले इस पोस्ट की कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था। पहली बार ये वैकेंसी का एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, नहीं तो पहले ये शायद प्रमोशन से भरा जाता था। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ही टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे जाते थे। पहली बार ये पोस्ट को डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो लोग के लिए जो इसमें एलिजिबल हैं। देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों ये जो है लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें दोस्तों आपका 29,200 इनिशियल पेमेंट है, मतलब बेसिक पेमेंट है। इसमें आपका अप्रोक्स मान के चलिए कि 45,000 रुपया या 50,000 रुपया आपका मंथली सैलरी बनेगा। इसमें मेडिकल दोस्तों B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल है। मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम 36 साल है। अगर आप जो एज रिलैक्सेशन है SC वाले अपना में जोड़ लीजिएगा 5 साल, OBC वाला अपना जोड़ लीजिएगा 3 साल, जो भी अपना कैटेगरी में है आप उसको जोड़ सकते हैं। ये जो 18 से 36 है ये जनरल के लिए एज है। दोस्तों ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1092 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो दूसरा तरह का जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, जो कि हमेशा रेलवे में प्रचलित है, हमेशा आते रहता है। वो लेवल 2 का पोस्ट है, 1900 पे ग्रेड का है ये। और इसमें भी एज जो है इसमें 18 से 33 ईयर, मतलब मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 33 साल होना चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन है, आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो अपना अपना कैटेगरी से हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा कि मेरा कितना बनता है। टोटल इसमें 8,052 पोस्ट है। टोटल मिला के दोस्तों 9,114 पोस्ट निकाला गया है। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि कोविड के दौरान कोई भी वैकेंसी निकाली नहीं गई थी। तो जिसका एज खत्म हो गया है उनके लिए स्पेशल ये दिया गया है। जैसे कि मानते हैं कि अगर आपका अभी एज 36 साल हो रहा है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए आपको 3 साल का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। मतलब जो जनरल में है वो 39 ईयर के भी हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर 33 साल एक्स्ट्रा, 33 साल मतलब एज लिमिट है, जो कि अपर एज लिमिट है, उसमें आप जोड़ दीजिए 3 साल, मतलब 36 साल के अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो एज रिलैक्सेशन है 1 टाइम दिया गया है, बस इसी बार के लिए है। अगले बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें ये नहीं रहेगा, आपका यही चीज़ फॉलो होगा। अभी आप 3 साल ऐड करके अपना अपर एज लिमिट जो है आप देख लीजिए कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। दोस्तों तो देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इससे अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों जो टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल है, जो लेवल 5 का पोस्ट है, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप बैचलर हैं, आप मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो या कंप्यूटर में हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इंस्ट्रूमेंटेशन में है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आप एलिजिबल हैं। या अगर ये नहीं है तो BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम, मतलब आप BSc किए हुए हैं किसी भी एक कॉम्बिनेशन स्ट्रीम में, जैसे आप BSc किए हैं उसमें एक फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा या कंप्यूटर साइंस होगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपली दोस्तों कहना यह है कि अगर आप बैचलर डिग्री रखे हुए हैं, उसमें आप फिजिक्स पढ़े हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हैं या कंप्यूटर पढ़े हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अगर ये सब आपके पास नहीं है, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो डिप्लोमा के दरमियान अगर आप ये सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि आप फर्स्ट में फिजिक्स पढ़े होंगे, तो अगर आप ये पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो फर्स्ट टाइम को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओवरऑल इसमें BTech भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है। इसमें ओवरऑल कहे तो जो भी BTech वाले लोग हैं
वो सारा जो भी बीटेक में किसी भी ब्रांच से हैं आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा में आप किए हुए हैं, डिप्लोमा में किसी भी ब्रांच से किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और जो बीए हैं, जो बीएससी हैं, बीएससी साइंस जो होते हैं, उसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है तो एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस अगर एक सब्जेक्ट आप बीएससी किए हैं उसमें एक सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बस आप एलिजिबल हो। ये हो गया दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो लेवल 5 की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब चलो दोस्तों टेक्नीशियन का बात करते हैं। टेक्नीशियन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और प्लस में आपका 2 साल का ITI का डिग्री होना चाहिए। आपके पास ये दोनों हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आप अपना देख सकते हैं कि आप किस ब्रांच में, जैसे वेल्डर हैं या फिटर हैं या इलेक्ट्रीशियन है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल है, देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इसमें इलेक्ट्रीशियन कौन कौन एलिजिबल है तो देख लीजिए आप। ITI में जो इलेक्ट्रॉनिक है वो एलिजिबल है, वायरमैन वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक है वो एलिजिबल हैं। या तो आप मैट्रिक किए हुए हैं, या आपके पास SSLC प्लस कोर्स अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन एबव, मतलब आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है ऊपर में जो भी वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्ट्रिकल में, तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली आप उसी तरह से आप देख सकते हैं, बस इसमें एक जगह चेंज है क्या, जो सिग्नल वाले हैं, जो भी सिग्नल के होंगे आप SNT, यहाँ देखिए आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 SNT सिग्नल, इसमें जो मैट्रिक है प्लस में ITI है वो तो एलिजिबल है ही है, प्लस में जो 10+2 साइंस से किए हैं जिनका फिजिक्स मैथ पढ़ना है, जो ISC किए हुए हैं, ISC में जो फिजिक्स और मैथ जिनका पढ़ना था वो भी इसमें एलिजिबल है। इसमें बस यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी है यही है। और इसमें बाकी अपना जो भी ट्रेड है, जैसे ट्रैक मशीन है तो ट्रैक मशीन में आप देख लीजिए क्या है का पास हूँ, प्लस ITI जो है आप में इलेक्ट्रीशियन से भी हैं तो भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो भी भर सकते हैं, मैकेनिक्स से हैं तो भी भर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना जो ट्रेड है देख लीजिएगा कि हम किस में एलिजिबल हैं। बस जो टेक्नीशियन है उसमें मैट्रिक होना चाहिए और प्लस में आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और जो सिग्नल वाले पोस्ट हैं, SNT वाला जो सिग्नल वाले पोस्ट में उसमें आप सिर्फ ISC हैं, आप एलिजिबल हैं, प्लस में ITI जो किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन जो लेवल 5 का पोस्ट है इसमें सिर्फ डिग्री वाले एलिजिबल हैं, जो डिग्री किए हुए हैं। इसमें जो डिग्री है, जिनके पास बैचलर डिग्री है वही भर सकते हैं, इसमें ITI वाले नहीं भर सकते हैं। यहाँ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप अपेयरिंग हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, मतलब आपके पास अभी अपना मार्कशीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे आप 10th और प्लस ITI है और ITI अभी एग्जाम आप फाइनल दे दिए और एग्जाम दे दिए और आपका रिजल्ट नहीं आया है फॉर्म के लास्ट डेट तक, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेम उसी तरह टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर वो डिग्री आपके पास, उसका मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये वैकेंसी वही भर सकता है जिसके पास ऑलरेडी सारा सर्टिफिकेट है, अवेलेबल है, या वो सॉफ्ट कॉपी हो या चाहे हार्ड कॉपी हो। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो सिलेक्शन होगा उसका रेट 1:1 होगा। और जो भी आप CBT एग्जाम दीजिएगा उसका नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल फेज में आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में जो है 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा। सबसे मेन यही है दोस्तों, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्क है। आपको अंदाजे मार्क नहीं आना है, आप जितना जानते हैं उतना ही मारिएगा, नहीं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1/3 नेगेटिव है। 1/4 रहता है तो चलो हम 1-2 एक्स्ट्रा मार देते हैं। इसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मारेगा, मैक्सिमम आप 4-5 आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ 1/3 है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आप सिर्फ एक ही RRB में फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर ए पे लेबल अगेंस्ट द CEN विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड विल बी डिवाइडेड फ्रॉम द ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। अगर आप एक से ज़्यादा बोर्ड में, मतलब कि आप RRB बोर्ड है और मुजफ्फरपुर जो बोर्ड है, आप एक ही पोस्ट के लिए आप 2 आवेदन दे देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फ्यूचर के लिए भी आपको बैन कर दिया जाएगा। इसलिए आपको एक ही बोर्ड में एग्जाम देना है, एक पोस्ट के लिए आपको एक ही बोर्ड में आपको फॉर्म भरना है, 2 जगह नहीं फॉर्म भरना है। और दोस्तों इसमें आप अगर कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको निकाला गया है एग्जाम से, कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस फ्रॉम सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, PSU एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल शुड नॉट अप्लाई। मतलब आपको किसी भी एग्ज़ाम से आपको बैन किया गया है, चाहे आपको डिसमिस किया गया है, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। दोस्तों बहुत कोई क्या करते हैं, सिग्नेचर करने में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है सिग्नेचर जो है रनिंग हैंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कोई कैपिटल लेटर में, अब किसी का रमेश नाम है तो
आप कैपिटल में RAMESH नहीं कर दीजिएगा, आपको रनिंग हैंड में करना है। जो भी सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड में, जो भी सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड में, जैसे रमेश है तो REMESH आपको रनिंग हैंड में करना है। ये नहीं कि आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। दोस्तों अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप अगर टेक्नीशियन पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको दूसरा बेनिफिट नहीं दिया जाता। ट्रेनिंग के दरमियान आपको कुछ दिया नहीं जाएगा, DA वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर लेवल 2 के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो 19,900 जो आपका बेसिक पेमेंट है यही दिया जाएगा। और अगर आप लेवल 5 के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो 29,200 जो बेसिक पेमेंट है यही दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको DA वगैरह मिलेगा, DA HRA जो भी मिलेगा आपका ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। इस लाइन में यही मेंशन किया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या पोस्टिंग के बारे में बोला गया है कि अगर आप किसी भी RRB में अप्लाई करते हैं, जैसे आप चेन्नई में अप्लाई कर दिए तो आपका जॉब होने के बाद आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 5 से 10 साल आपको वहाँ रहना पड़ेगा। आपको बीच में ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें ट्रांसफ़र लेकर किसी और जगह जाना है। आपका ये मिनिमम एटलीस्ट 5 साल से 10 साल आपको वहाँ सर्विस देना पड़ेगा, तभी आप अपने ट्रांसफ़र के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको फ्री ट्रैवल पास दिया जाएगा, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि A3 मेडिकल में क्या क्या आपका रहेगा, डिस्टेंस विजन क्या रहेगा, नियर विजन क्या रहेगा, उसी तरह B1 में क्या है, B2 में क्या है, ये अपना देख लीजिएगा, अपना चेक करवा लीजिएगा। दोस्तों जो कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किसको हम एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है, तो दोनों पोस्ट के लिए है। अगर आप सिग्नल ग्रेड 1 के लिए देख रहे हैं, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना का SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। बाकी अपना आप देख लीजिएगा। उसी तरह आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कोई जो कैंडिडेट हैं वो अपना यहाँ देख लीजिएगा कितना कितना साल हमको बेनिफिट मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और दोस्तों एग्ज़ाम फी जो है फॉर ऑल कैंडिडेट आपको 500 रुपया लग रहा है। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी हैं, EBC हैं, उनके लिए 250 रुपया फ़ी रखा गया है। और दोस्तों आप 2 फॉर्म अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं 2 पोस्ट के लिए, तो दोनों के लिए अलग से अलग पे करना है। और दोस्तों अगर आप CBT में अपेयर होते हैं तो भी आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपका एक CBT होगा, उसके बाद DB होगा, मेडिकल होगा। आपको एक सिंगल एग्जाम देना है, आपका CBT देना है। आपको CBT 1 और CBT 2 नहीं है, आपका सिर्फ एक CBT एग्जाम है, उसके बाद DB होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। और दोस्तों जो CBT होगा वो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। लेवल 5 का जो है तो लेवल 5 का अलग होगा, और लेवल 3 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग होगा, और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए अलग अलग सेपरेट CBT होगा। दोस्तों अब चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका अलग अलग सेपरेट CBT होगा। आपका लेवल 5 के लिए भरे हैं तो उसका अलग एक CBT एग्जाम होगा, लेवल 2 के लिए भरे हैं तो उसके लिए अलग CBT एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा। और जो CBT होगा मल्टीपल फेज में उसका आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। और यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो 40% UR के लिए, 30% NCL के लिए, SC के लिए 30%, ये मिनिमम है दोस्त, इतना लाना ही पड़ेगा। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा उतना मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। जब आप CBT आप देने के बाद आपका फिर DB होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। आपका सिलेबस जो होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए वो आपका यहाँ पर मेंशन है कि आपका GK पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, और यहाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाएगा आपसे, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। अब कितना कितना नंबर का किससे पूछा जाएगा दोस्तों ये देख लेते हैं। तो दोस्तों GK जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 15 नंबर का पूछा जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर जो है 20 नंबर का होगा, मैथ जो है 20 नंबर का होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर का होगा। आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWBD कैंडिडेट के लिए। चलते हैं जो लेवल 2 का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो उसका 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 1/3 नेगेटिव होगा और इसमें भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। जो सिलेबस है दोस्तों उसका आप देख सकते हैं, यहाँ सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कितना मार्क्स से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। मैथ में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, साइंस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यहाँ पर आप टेक्नीशियन में आपको मेन वेटेज जो है जनरल साइंस का है दोस्तों, आपको 40 मार्क्स है। आपको जनरल साइंस पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। फिजिक्स इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है।
ऑनलाइन करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका एक फ़ोटो लगेगा, लेकिन जो फ़ोटो आप दीजिएगा उसका 12 कॉपी जो है आप अपने पास रखिएगा फ्यूचर के लिए। सेम वही फ़ोटो आपको ले जाना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा जो कि रनिंग हैंड में रहेगा, जिसका साइज़ है 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका SC ST सर्टिफिकेट लगेगा अप टू 500 KB का 500 KB का आपको ये सब चीज़ अपलोड करना है आपको फॉर्म भरने के दरमियान। और जो PWBD के हैं उनका वो सर्टिफिकेट लगेगा। ऐप जो है ये ओनली PWBD कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय लैंग्वेज चूज करना है कि आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हिंदी सेलेक्ट करिएगा तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आपका आएगा। अगर इंग्लिश आप सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी आपका नहीं दिखेगा। पिछले बार बहुत लोग को ये दिक्कत हुआ था, बहुत लोग इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लिए थे, लेकिन हमारा बिहार में तो जानते ही हैं कि ना अच्छे से लोग इंग्लिश जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, दोनों का आधा आधा मिक्सचर है। तो बहुत क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो आप हिंदी डालिएगा। तो दोस्तों आप केयरफुली रहिएगा, इसमें आपको हिंदी डालना है, हिंदी डालिएगा। अगर आप CBSE से हैं तो हिंदी डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर दिखेगा। अगर आप इंग्लिश डालते हैं और आप प्रॉपर इंग्लिश आप नहीं जानते हैं, दिक्कत होता है आपको, कहीं कहीं आपको हिंदी देखना पड़ता है, तो फिर आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ पिछले बार जो बहुत लोग गलती किए थे वो चीज़ इस बार गलती आप लोग ना करिएगा। अपना लैंग्वेज आप हिंदी डालिएगा, चाहे आप अगर किसी दूसरे स्टेट के हैं जो आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डालिएगा। इंग्लिश ऑटोमेटिक रहता है, अपने खुद इंग्लिश में ही क्वेश्चन जो टाइप होता है तो वो खुद आ जाएगा, आपको इंग्लिश सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोस्तों जोन वाइज बोर्ड वाइज सीट दिया हुआ है कि किस बोर्ड में कितना सीट है, तो इसे आप देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितना सीट है, किस बोर्ड में कितना सीट है। अजमेर है यहाँ पर देखिए, फिर बेंगलोर बोर्ड, भोपाल में है, भुवनेश्वर में कितना सीट है, पूरा आपको जोन बाई जोन जो है दिया हुआ है, बोर्ड बाई बोर्ड दिया हुआ है। तो आप इसे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रजोर एजुकेशन। थैंक यू।